कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपका आइस से वाटर बन रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आइस और वाटर की एंट्रोपी दे रखी है। इट्स लाइक आइस है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इससे वाटर बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इसकी एंट्रोपी आपके पास मैं मान लेता हूं S1 है, रिएक्टेंट है इसलिए 38 जूल पर केल्विन, और इसकी है 60 जूल पर मोल केल्विन। एंड यू आर आस्क्ड कि चेंज व्हेन 1 मोल आइस चेंज टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैलकुलेट एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा एस क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 60 माइनस 38, 22 जूल पर केल्विन। अब बात होती है एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच पूछा है। आपको पता है डेल्टा एस होता है डेल्टा एच रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा एस इंटू टी, दैट इज 22। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तो 0 को आप चेंज कर देंगे 273 केल्विन पर, बस खत्म हो गया, 6006 जूल पर मोल केल्विन। डेल्टा एच पूछा है ना, तो जूल आ गया, सॉरी, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। यूनिट का गेम बहुत अच्छे से सीखना आप। ओके, अगला लिखिए गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इतनी एनर्जी पड़ी है, अब देखिए ये क्या एनर्जी है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, आपने कौन कौन सी एनर्जी पड़ी है। आपने इंटरनल एनर्जी पड़ी है सिस्टम में, कि उसके पास कितनी एनर्जी होती है, वाइब्रेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब एनर्जी करके। एक आपने पढ़ा है एंथैल्पी उसके अंदर, जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर ऑफ इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में होती है। ये सिर्फ यू है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। अब एक और एनर्जी है आपके पास, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होती है कि इसके पास जितनी टोटल एनर्जी है, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मेरे पास इंटरनल एनर्जी सपोज कीजिए थी 50, पीवी की फॉर्म में 30, टोटल मिलाकर 80 जूल है। इस 80 जूल में से मैं 60 जूल का मैक्सिमम वर्क कर सकता हूं। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अवेलेबल और कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी से आपको यह पता लग जाएगा कि एक सिस्टम कितना वर्क कर सकता है। That is why Gibbs energy is calculated, and that is why it is so important, because we are here to obtain some energy to fetch some work from any system. हमारे पास इस दुनिया में हम करते क्या है, हमें एनर्जी तो चाहिए। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि कोई सिस्टम कितनी एनर्जी खर्च कर सकता है, तो यह हमारे लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो लिख लीजिए आप इसको, गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज defined as the amount of energy, it is defined as the amount of energy available to a system, to do useful work, ओके। तो ये आपको मैंने ये बताया कि गिब्स एनर्जी होती क्या है। अब जैसे सपोज कीजिए इसको यूज करते हैं, सपोज कीजिए ये रिएक्शन है A इज इक्वल टू B प्लस C, और इसकी गिब्स एनर्जी है 100
और इनकी टोटल मिला करके गिब्स एनर्जी है 80। ठीक है, अब अगर आप गिब्स एनर्जी चेंज निकालेंगे तो ये आएगा G2 माइनस G1, दैट इज 80 माइनस 100, यानी कि -20 जूल। अब अगर गिब्स एनर्जी माइनस में आती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय एनर्जी का लॉस हुआ है, यानी कि सिस्टम ने वर्क करा है, यानी कि यह रिएक्शन पॉसिबल है। एक बार फिर से, ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है। तो गिब्स एनर्जी हमें इस बात की सूचना देती है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, या अपने आप हो सकती है। ठीक है, सिग्निफाइज दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब पॉसिबल है, और फिजिबल। ऑफ कोर्स 100 जूल एनर्जी थी, सिस्टम ने खुद ने वर्क करा है। और कितने का वर्क करा है? अपने आप इसने 20 जूल का वर्क करा है। इनकेस आपके पास आता है ए से बी प्लस सी, ये है मैंने माना 80 जूल, ये है आपके पास 60 जूल, G1 G2। आपने डेल्टा G निकाला, G2 माइनस G1 दैट इज 60। ओके, इसको कर दो 100, 100 माइनस 80, डेल्टा G हो गया 20। अब आप देखिए, रिएक्टेंट के पास 80 जूल की गिब्स एनर्जी थी, अब बची 100 जूल की, ये बढ़ गया है, यानी कि सिस्टम ने खुद काम नहीं करा है। सिस्टम खुद वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको कराना चाहते हैं तो इसको आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। सिस्टम खुद नहीं जा रहा है, ए से बी प्लस सी में खुद नहीं जा सकता है, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। तो ये बड़ी चीज है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एक चीज और लिख लेना, इस बार सिलेबस में नहीं है वरना मैं इसको और डिटेल में पढ़ा देता, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए नोट करके लिख लीजिए। इफ डेल्टा जी इज 0 मीन्स रिएक्शन इज एट equilibrium। The system is at equilibrium। आइए, मैंने आपको कहा था कि जी जो है वो एनर्जी का वो अमाउंट है जो कि सिस्टम, जिससे कि सिस्टम वर्क कर सकता है। सपोज करो 100 जूल है, मैं उससे 20 जूल ही काम कर सकता हूं, बाकी का 80 जूल में काम नहीं कर सकता हूं, तो मेरे लिए गिब्स एनर्जी होगी 80 जूल। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये लिख लीजिए। कैसे करेंगे कि अगर
एंट्रोपी है तो वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, तो क्यू रिवर्सिबल एस इंटू टी। तो ये एनर्जी का वो अमाउंट है जो उसके पास रहेगा, है ना। तो एच टोटल है, इतना रहेगा, तो कितना काम कर दिया, जितना है उसमें से जितना बाकी बचना ही, सपोज करो 100 जूल है, इसके पास 80 जूल तो बचेगा ही बचेगा, तो काम कितना कर दिया 20, यानी कि 100 माइनस 80, तो ये हो गया हमारे पास H और ये हो गया टी डेल्टा टी एस। ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी लिखवाते हैं हम इसको। डेल्टा जी क्या है, एंट्रोपी, सॉरी गिब्स एनर्जी चेंज, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए आइए और देखिए कैसे हमें मदद मिलती है उसका भी देख लेना, क्योंकि इस पे भी 1 नंबर का 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है जनरली, वन लाइनर। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। अब मैं बात करता हूं एंट्रोपी की। इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव हो सकती है। आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच तो आपके पास नेगेटिव आई गया, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और आप चाहते हो रिएक्शन फिजिबल हो, अगर आपने टेम्परेचर हाई करा या टेम्परेचर लो करा, अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हो, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगा। मतलब रिएक्शन फिजिबल। लेकिन अगर आपने कम टेम्परेचर पर काम करा है तो यहां देखिए ये आपके पास नेगेटिव है, डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव है, और टी अगर आपके पास लो है तो भी डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है। यानी कि टेम्परेचर हाई हो लो हो, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो रिएक्शन फिजिबल है। यहां आइए, ये देखिए मेरे पास टेम्परेचर है हाई या टेम्परेचर है लो। सुनना ध्यान से, अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और आप कह रहे हो टेम्परेचर हाई है, यानी कि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा है। टी अगर आपने बहुत बढ़ा दिया तो पीछे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके लिए एंट्रोपी नेगेटिव है, हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आ जाएगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन आपने टेम्परेचर कम रखा है तो इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि टी डेल्टा एस डेल्टा एच से कम आ जाएगा, और डेल्टा एच का साइन आने की वजह से डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी आपका नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो इस तरह से मुझे जानकारी मिल जाती है कि कौन सी रिएक्शन किस टेम्परेचर पर करानी पड़ेगी। लिखिए इसको, पॉजिटिव लिया ना, मैंने ये लिखा है ना कि भाई इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव है, थोड़ा गोला वाला नहीं बनाया मैंने। अब एक अपने आप निकालिए, यही चीज आप एंडोथर्मिक के लिए प्रेडिक्ट कीजिए, जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव। चारों केस करके देखिए किसमें रिएक्शन होगी किसमें नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही में डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। बोलो आगे था ये, हेडिंग डालिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मैं पहले भी पढ़ा सकता था, बट कहीं भी पढ़ा दो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो स्टार्टिंग में पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा देते हैं। क्या कहता है जीरोथ लॉ? कहता है कि सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है जिसमें 3 सब सिस्टम है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इन दोनों के बीच में एडियाबेटिक वॉल है। यानी कि कोई भी हीट ए से बी या बी से ए नहीं जा सकती, और ये आपके पास डाइथर्मल वॉल है। बाकी फिर आपने इसको पैक कर रखा है एडियाबेटिकली।
ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर थे, ठीक है। इसका टेम्परेचर था पहले TA, इसका था TB और इसका था TC। होगा क्या, देखो बेटा एक चीज होती है, हीट जो होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है हमेशा। आप ठंडे हैं, आप किसी गर्म चीज को टच करेंगे तो वहां से हीट आपको ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो यहां से हीट यहां जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका ये बी में जाएगी हीट, कब तक जाएगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाता। तो एट द एंड ऑफ द डे TA और TB दोनों का टेम्परेचर TC के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, सुनिए स्टेटमेंट सुनिए, अगर एक सिस्टम किसी और दूसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। बस लिख लीजिए, इसको पहले बना लीजिए फिर लिख लीजिएगा। और लॉ क्या कहता है, इफ C इज इन thermal equilibrium with A and B, then A and B will also be in thermal equilibrium। चलिए एक और लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले आप मुझे बताइए क्या लगता है क्या होता है। याद है किसी को, बोलो, सुमित, हर्षदीप, श्रेया। ओके, सुन लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हां, बट हर वो स्टेटमेंट जिससे इस बात की स्मेल आ जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहा है, समझ जाना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आपको यह बताता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए इस बात को, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज identical to the law of conservation of energy, to the law of conservation of energy. It can be stated in many ways. It can be stated in many ways, कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे बताना मैं जो बोल रहा हूं क्या वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा या नहीं होगा। एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, energy cannot be created, cannot be destroyed, it only change from its one form to another। ये सब आपके थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। और याद कीजिए हमने ये पढ़ा था कि
किसी सिस्टम के पास में इंटरनल एनर्जी U1 है, आपने इस पर Q हीट दी या W वर्क करा तो इसकी एनर्जी U2 हो गई। फिर आपने लिखा था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अपने आप में ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन की ही बातें करता है। ठीक है, ये भी लिख लेना। सेकेंड लॉ of thermodynamics, it states that ये क्या कहता है कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है, इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनकी वजह से बढ़ रही है। लिखिए, इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, entropy of the universe always increases in the course of every spontaneous process, in the course of every spontaneous process। और एक लॉ और लिखिए, इसको इंपॉर्टेंट करना, इसमें जनरली फर्स्ट लॉ, जीरो लॉ और हैश लॉ यही पूछा जाता है। हेडिंग डालिए, हैश लॉ। ये क्या कहता है, उस बात को समझिए। कहता है अगर कोई रिएक्शन ए से डी होती है, उसमें टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन सपोज कीजिए ए से बी होती है, बी से सी होती है और सी से डी होती है, मतलब 3 स्टेप में भी हो सकती है। एक स्टेप में होती है तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। अगर इसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 टू डेल्टा H2 और डेल्टा H3 होता है, तो डेल्टा H विल इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। यही है आपका हैसेस लॉ कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या कितने भी स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज सेम ही आने वाला है। लिखिए, बनाइए इसको और फिर स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट करना है हैश लॉ को। लिखिए, इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, द एंथैल्पी चेंज in a chemical or physical process is the same whether the process is carried out in one step or in several steps, in one step और इन सेवरल स्टेप्स। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, हमारा ये हैश लॉ भी होगा। जितने भी लॉ थे सब करा दिए, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और हैश। सेकंड तो कोई भी नहीं पूछेगा, ना कोई पढ़ाता भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें हम रिएक्शंस में डिफरेंट एंथैल्पीज कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर लास्ट में हम कैलोरीमीटर पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि किसे कहते हैं। लिखिए इसमें क्या होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लिखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन a balanced chemical equation which tells about physical state,
ब्रैकेट में लिखना ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आ जाओ हीरो, फिजिक्स है वो कर ले। हाँ, a balanced chemical equation which tells about physical state, ब्रेक में लिखे ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स and enthalpy change, and enthalpy change, नहीं उसमें से निकालो, enthalpy change of the reaction is called as thermochemical equation, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू लिखी होनी चाहिए, यही है ना। तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये तीन चीजें थर्मोकेमिकल इक्वेशन में होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाती है, और इसमें डेल्टा एच जो आता है वो आता है 393 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ गया, पहले तो चेक करो बैलेंस है कि है, फिजिकल स्टेट लिखी है कि लिखी है, डेल्टा एच लिखा है, तो ये आपके पास एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, लिख लीजिए। अब इसको हम बताएंगे डेल्टा जी नोट से, स्टैंडर्ड के लिए हमने ये डॉट यहां लगा दिया है। अच्छा देखो, है वही गिब्स एनर्जी, फर्क सिर्फ इतना है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने कैलकुलेट करा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि 1 ATM और 298 केल्विन पर, खत्म है 25। अगर आपने गिब्स एनर्जी इस पर कैलकुलेट करी है तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अगर आपने एंथैल्पी इस पर कैलकुलेट करी है तो कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अगर आपने एटमाइजेशन एंथैल्पी इस पर करी है तो स्टैंडर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एनर्जी इस पर करी है तो स्टैंडर्ड। तो यही एक छोटी सी बात है, तो लिख लीजिए इसको भी एक लाइन में। इफ गिब्स एनर्जी इज कैलकुलेटेड, if Gibbs energy is calculated at standard conditions, that is 1 atm and 298 Kelvin, 1 atm pressure and 298 Kelvin, ये एनटीपी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, एनटीपी। then it is called standard Gibbs energy। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बोरिंग हो रहता है ये थोड़ा।